जी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बात करेंगे गुड मॉर्निंग भारत में आज ताज़ा खबरों की, कुछ अहम और बड़ी खबरों की। जैसे कि आज 3 जुलाई है, अनलॉक 2 जारी हुए 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है। और साथ ही साथ आज कुछ बड़ी खबरों पर बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग से शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ी खबर आज जो कानपुर से आ रही है, 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं। गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने जो पुलिस गई थी, टीम गठित की गई थी, उसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। बता दें ऊंचाई से फायरिंग की गई जिसकी वजह से इन 8 पुलिसकर्मियों को गोली लगी और ये शहीद हो गए, जिनमें सीओ का भी नाम शामिल है, 4 सिपाही भी शामिल हैं। पूरी प्लानिंग के तहत जब पुलिस गई वहां पर तो देखा गया कि सामने एक जेसीबी खड़ी है। जेसीबी खड़ी करके उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, जिस गाड़ी में पुलिस वाले वहां पहुंचे थे। जिसके बाद ऊंचाई से यानी कि घरों की छतों से फायरिंग की गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। तो दोबारा मुठभेड़ में, इसमें आपको कुछ और भी खबरें बता दें, तथ्य बताएंगे आपको कि दोबारा मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराए 2 बदमाश। एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, पुलिस की तरफ से चूक। पूरी खबर बता दें तो शातिर बदमाश विकास दुबे को गुरुवार रात गिरफ्तार करने गई पुलिस की दबिश के दौरान बदमाशों के पुलिस टीम पर हावी होने को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पुलिस की चूक बताया है। लखनऊ से कानपुर देहात पहुंचे प्रशांत कुमार ने कहा कि इस मामले में पुलिस की तरफ से चूक हो गई है। प्रशांत कुमार सीएम योगी आदित्यनाथ को इस मामले की पूरी रिपोर्ट देंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर दुख जताया है। 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उन्होंने दुखद कहा है और शोक भी व्यक्त किया है। तो बता दें आपको, प्रशांत कुमार ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। अब एसटीएफ के साथ कई टीमें लगेंगी। हत्यारे विकास को खोजा जा रहा है। इसके लिए कानपुर शहर के साथ ही देहात और पास के जिलों में लगातार छापा मारा जा रहा है। विकास दुबे का एक साथी हिरासत में है और यहाँ पर सभी बॉर्डर सील करने के बाद ही वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई हलचल देखी जाए तो और जहाँ पर भी खबर मिले वहाँ से इन बदमाशों की गिरफ्तारी हो सके और साथ ही साथ जो गैंगस्टर विकास दुबे है उसकी भी गिरफ्तारी हो सके। तो तेज़ी से कार्रवाई करते हुए जहाँ अब मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 8 पुलिसकर्मी, बता दें रात को जो मुठभेड़ हुई 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। एक बार बात कर लेते हैं अब कुछ और खबरों की, किस तरीके से जो खबरें हैं। अगर कोरोना को लेकर बात कर ली जाए तो 24 घंटे में 21,000 कोरोना केसेस, 20,000 से ज़्यादा ठीक हुए और मृतकों की संख्या अब 18,000 को पार कर चुकी है। वहीं अब कुछ ब्रेकिंग खबरों की बात कर ली जाए तो चंदौली से ब्रेकिंग है, जहां मुगलसराय कोतवाली के पास पुलिस मुठभेड़ में 25,000 इनामी घायल, जो बदमाश था वो घायल हो गया। मुगलसराय इंस्पेक्टर पर फायर कर भाग रहा था ये बदमाश, जो मुठभेड़ में दोनों तरफ से फिर गोलियां चली हैं, जिस पर बदमाश के पैर में गोली लगने के कारण ये घायल हो गया। बता दें बदमाश नारायण यादव 25,000 का इनामी बदमाश है, जिसको गोली मारकर घायल करके उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इंस्पेक्टर बाल बाल बच गए हैं। वहीं अगली खबर सीतापुर से, जहां पर संदिग्ध अवस्था में रोड के किनारे पेड़ से लटकता मिला लगभग 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव। तो अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला है सीतापुर में। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा शव को निकाला गया, वहां से उतारा गया और कड़ी मशक्कत के बाद भी अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं कानपुर की खबर के बारे में अगर बात करें तो सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि और पूरी रिपोर्ट मांगी है। एसटीएफ ने संभाला मोर्चा, मंडल की सीमा सील, 500 से ज़्यादा मोबाइल नंबर अब रहेंगे सर्विलांस पर। पूरी तह तक जाया जाएगा कि कहां से किस तरीके से गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ा जा सके। इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो हमने आपको बताई, ब्रेकिंग से आपको बताएं। बात कर लेते हैं आप कुछ अन्य खबरों की। तो 15 अगस्त को मिलेगी कोरोना से आज़ादी, देसी वैक्सीन होगी लॉन्च। पूरी खबर आपको बता दें, भारत बायोटेक ने
तैयार की वैक्सीन। देश में कोरोना महामारी से इस वक्त सभी जूझ रहे हैं, जिसको देखते हुए इलाज की उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं से कोई तो इलाज मिले। हालांकि अभी तक कोई इलाज नहीं मिला, लेकिन जिसको देखते हुए अगर रिकवरी रेट को हम देख लें तो काफ़ी अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हमारे पास कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं है, कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है, तो उसको देखते हुए हमारे पास जो रिकवरी रेट है उसकी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त कोरोना के आंकड़े जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम वैक्सीन के बारे में। तो इससे रोज़ाना हज़ारों लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना की वजह से और कई जान गंवा रहे हैं। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल भारत में तैयार की जा रही कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन, जी हाँ, वैक्सीन को नाम भी दिया गया है, जिसका नाम कोवैक्सीन रखा है और 15 अगस्त को ये लॉन्च किया जा सकता है। इस दौरान क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई संशय ना रह जाए। तो क्लिनिकल ट्रायल जो है इस बीच में चलेगा। हालांकि 15 अगस्त की तारीख कही जा रही है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन ये वैक्सीन लॉन्च करने की बात की जा रही है। वहीं आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक आने वाले 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अभी सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक को वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है और इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। तो डीसीजीआई की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद ही अब ये ट्रायल किया जाएगा। तो 15 अगस्त तक अगर ट्रायल का सफल एक परिणाम दिखता है तो ही ये 15 अगस्त को कोवैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी और जिस हो सकता है जो हमारा इतना लंबा इंतज़ार था उससे निजात मिले। और ये वैक्सीन, हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद अब सफल हो जाए, उस उम्मीद पर ये वैक्सीन खरी उतरे। वहीं अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। नवभारत टाइम्स के अनुसार खबरों की बात कर ले तो बड़ी खबरें चीनी सीमा के बारे में बात कर ले तो जो लेह लद्दाख जो मामला चल रहा था चीनी सैनिकों को लेकर, उसके बारे में बात करें तो अभी भी बरकरार हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके से अभी देश में स्थिति है, एक तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं, वही अभी जो कुछ दिन पहले चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। भारत में धीरे धीरे करके सारी ऐप्स बंद कर दी गई। उसको देखते हुए चीन में काफ़ी गुस्सा देखा गया है, जिसके बाद कुछ भारतीय वेबसाइट्स को भी बंद किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से मांगी तत्काल रिपोर्ट, शहीद पुलिसकर्मियों को क्या नमन। वहीं अब बॉलीवुड से एक खबर आपको बता दें कि कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन मुंबई की मिट्टी में हुई सुपुर्द। बता दें बीती रात 1:52 पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से सरोज खान, जी हाँ, कोरियोग्राफर सरोज खान 71 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गई। बता दें 17 जून को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसके बाद लगातार उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और आज जो खबर सामने आई है बेहद दुखद है, क्योंकि अब तक बॉलीवुड से कई ऐसी हस्तियां हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस वक्त जब हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जब अपने घरों में हैं, तो जो लोग हमारे लिए इतना एंटरटेनमेंट लाते थे वही लोग इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। अगर शुरुआत से बात की जाए तो कई सितारे, इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत और अब सरोज खान, जी हाँ, ये हस्तियां जो दुनिया को अलविदा कह गई हैं। और भी कई हस्तियां हैं जिनका नाम इस सूची में शामिल है और जिन्होंने इस कोरोना काल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका देते हुए ये एक बड़ी खबर बॉलीवुड से। बात कर लेते हैं अब अगली खबरों की। तो जिस तरीके से अब प्राइवेट ट्रेनों की शुरुआत की हमने आपको बात बताई थी कि निजीकरण, पहली बार ऐसा होगा कि अब 100 के लगभग ट्रेनों का निजीकरण किया जा रहा था। बात कर दे प्राइवेट ट्रेनों की शुरुआत में लगेंगे 3 साल, यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची से मिलेगी राहत। तो वेटिंग लिस्ट से राहत मिल सकती है, लेकिन वक्त लगेगा थोड़ा सा। निजी ट्रेनों को चलाने के फैसले पर उठे सवालों के बीच रेलवे ने किया स्पष्ट कि ये अतिरिक्त ट्रेनें होंगी, इससे हर कोई लाभान्वित होगा। दरअसल
लगभग हर मुद्दे पर सरकार को घेर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे में निजी रेलगाड़ी चलाने का विरोध करते हुए कहा था कि इससे गरीबों के जीवन रेखा छिन जाएगी। तो इसके बारे में बात कर लें तो रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन बीके यादव से कहा कि इसे शुरू होने में 3 साल लगेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि अप्रैल 2023 तक प्राइवेट ट्रेनों का संचालन हो जाए। प्राइवेट ट्रेन किस तरह परफॉर्म कर रही हैं उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5% ट्रेनों के निजीकरण का फैसला किया है, तो 85% रेलवे ट्रेनें की तरफ से चलाई जाएंगी, जो है रेलवे की तरफ से 85% ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो एक मॉडल के तहत पीपीपी मॉडल है जिसके तहत ये काम शुरू होगा। हालांकि अभी 3 साल का वक्त बताया जरूर गया है, लेकिन तेज़ी से जब इस पर काम होगा तो इसके परिणाम भी धीमे धीमे ही सही लेकिन देखने को मिलेंगे। अन्य खबरों की बात कर लेते हैं। तो अभी जिस तरीके से हमने वैक्सीन के बारे में बात की, तो कुछ अन्य खबरों के बारे में अगर बात की जाए तो हम पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से अब आंध्र प्रदेश के बारे में सबसे पहले बात कर लें तो आंध्र प्रदेश के मंत्री कृष्णदास बोले वाईएसआरसीपी के अच्छे कामों को पचा नहीं पा रही टीडीपी। तो आंध्र प्रदेश की ये खबर। वहीं कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक सरकार ने बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले रोगियों को दिए दिशा निर्देश, क्योंकि इस वक्त कोविड के जो पेशेंट्स हैं कई पेशेंट्स में लक्षण मिल रहे हैं तो कई में नहीं मिल रहे हैं, तो जिसको देखते हुए कर्नाटक में दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ। वहीं एमपी की खबर की अगर बात करें तो बसपा सपा और निर्दलीय का सत्ता में साझेदारी का सपना टूटा। पूरी खबर आपको बता देते हैं। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों को भी सत्ता में साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन उनका सपना टूट गया। सत्ता के गलियारे में भाजपा के लिए रेड कारपेट बिछाने वाले सपा, बसपा और निर्दलीय में से किसी को भी शिवराज मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। बता दें बीते दिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था मध्य प्रदेश में, तो उसी को लेकर ये खबर, जिसमें सपा, बसपा और निर्दलीय किसी भी नेता को जगह नहीं मिली। तो एक तरीके से उनके जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिरता हुआ नजर आया। कुछ और खबरों की बात करें तो सलमान खुर्शीद बोले हम कठपुतली नहीं है, कांग्रेस को विश्वास में ले सरकार, देंगे सुझाव। तो पूरी खबर आपको बता देते हैं एक बार। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को कहा कि सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपने कार्यों के बारे में कांग्रेस को विश्वास में लेना चाहिए। पार्टी बहुमूल्य सुझाव दे सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी को कठपुतली की तरह नहीं माना जा सकता, इस पर विचार विमर्श होना आवश्यक है। तो एक तरफ से कांग्रेस के जो विचार विमर्श हैं उनको शामिल करने की बात की गई है। वही बात कर ले बिहार की। अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो बिहार की खबर की बात करें तो एनडीए में सीटों को लेकर एलजेपी बना रही दबाव, जेडीयू की बेरुखी से भड़के चिराग। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने प्रतिलोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तल्खी इन दिनों सुर्खियों में है। सीधे सीधे वो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के काम पर कड़वी टिप्पणी कर रहे हैं। पिछले दिनों अपने नेताओं को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि चुनाव में हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। चिराग के इस रुख को विधानसभा चुनाव में अधिक सीट हासिल करने की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें जो विधानसभा चुनाव है बिहार में, उसको लेकर तैयारियां तो ज़ोरों से चली रही हैं, लेकिन एक जो राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल रही है वो अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए अब जो आज की खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार हम बातचीत कर रहे थे कुछ पॉलिटिक्स और कुछ जो आज बड़ी अहम खबरें थी वो हमने आपको बताई। वही बात कर लेते हैं। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को किया फ़ोन, जाने कुछ अहम बातें भी आपको बता दें इसमें कि क्या बातें हुई हैं। एलएसी पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति को फ़ोन पर बातचीत की। उनसे उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के समारोह की सफलता और रूस में संवैधानिक संशोधनों के लिए सफल मतदान के समापन पर बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी फ़ोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कुछ अहम बातें भी हुई। तो हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब रूसी राष्ट्रपति से बातचीत की है तो कुछ जाहिर सी बातें, अहम बातें ही निकल कर सामने आई होंगी, जिसका खुलासा शायद अभी नहीं किया गया है। लेकिन अभी जो तैयारियाँ
तैयारियां की जा रही हैं देश में, एक तो जनता को कोरोना से बचाने के लिए और दूसरी तरफ देश को चीन से बचाने के लिए। तो शुरुआत हो चुकी है, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं अगर बीते दिन की बात बता दें तो एलएसी पर कुछ सैनिक तैनात किए गए हैं, जिसके हिसाब से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी पूरी कर ली गई है। क्योंकि इस वक्त अगर भारत पर किसी भी तरीके का हमला किया जाता है, अगर सैनिक हमारे देश के शहीद होते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी बदतमीजी या कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।